सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 2 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर 1 फरवरी से यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए नया टैक्स रेज्यूम लागू होगा। और यहाँ पर जो सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2025 है और उसके तहत सिगरेट्स और जो दूसरे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी के नए रेट्स फिक्स किए गए हैं। और इसके साथ ही जो हेल्थ से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025 के प्रोविजंस भी 1 फरवरी से लागू होंगे, जिसमें पान और मसाला यूनिट्स पर एक स्पेशल जो है सेस लगाया जाएगा। तो मिनिस्ट्री के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के मुताबिक जो जीएसटी रजीम में अब तक सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी बहुत नॉमिनल लगती थी, मतलब एक सिगरेट स्टिक पर फ्रैक्शन ऑफ पैसा रह गई थी। और 2017 के बाद जीएसटी कंपनसेशन सेस भी नहीं बदला, जिसकी वजह से सिगरेट्स लोगों की परचेजिंग पावर के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगी नहीं हुई। और ये ग्लोबल हेल्थ गाइडेंस के कॉन्ट्रेरी है, जो कि बोलता है कि एक्साइज ड्यूटी हर साल बढ़नी चाहिए ताकि सिगरेट्स पर प्राइसेस वो इनकम से तेज़ बढ़े और स्मोकिंग डिस्करेज हो। तो नए जीएसटी स्लैब में जो बीड़ी है उसको 18% कैटेगरी में शिफ्ट किया गया है, जबकि जो बाकी टोबैको प्रोडक्ट्स जो है 40% स्लैब में रहेंगे। और च्युइंग टोबैको, गुटखा, खैनी जैसे आइटम्स के लिए जीएसटी वैल्यूएशन अब रिटेल की जो सेल प्राइस होगी उसके बेसिस पर की जाएगी। तो मिनिस्ट्री ने कहा कि जो पान मसाला सेस रहेगा, पान मसाला सेस वो नेशनल सिक्योरिटी फंडिंग के लिए एक डेडिकेटेड और प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे अरुणाचल वेलकम्स फर्स्ट सनराइज विद डांस ऑफ द डॉन। तो यहाँ पे जैसा हमें पता है कि डोंग जो कि अरुणाचल में ईस्टर्न मोस्ट विलेज है हमारा इंडिया का, और यहाँ पर सबसे पहले सनराइज होता है इंडिया में। तो 2026 का जो पहला सनराइज है वो सेलिब्रेट किया इन्होंने आलो प्रभात डांस के साथ, डांस ऑफ द डॉन जिसे बोलते हैं। और ये मेयर और मिशमी कम्युनिटीज द्वारा सेलिब्रेट किया गया और इसे ऑर्गेनाइज कराया था टूरिज्म डिपार्टमेंट ने। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे तमिलनाडु रिवाइजेज रूल्स ऑफ यूजिंग माइनिंग ऑपरेशन फंड्स। तो यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एक वेलफेयर फंड के बारे में है। तो पहले ये देख लेते हैं क्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एक वेलफेयर फंड है, जो कि जो माइनिंग से अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। तो माइनिंग कंपनी जो अपनी रॉयल्टी है, रॉयल्टी फीस के साथ जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो फंड होता है उसमें कंट्रीब्यूशन करती हैं। फिर ये जो पैसा है वो बेसिकली खर्च होता है वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ बनाने में, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एजुकेशन और वुमेन वेलफेयर, इन सब चीज़ों के लिए। तो अभी क्या हुआ है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रूल्स जो है 2025 रिवाइज किए हैं। तो नए रूल्स के हिसाब से अगर कोई जो माइनिंग लीज है वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में कंट्रीब्यूशन नहीं करता तो उसे वन टाइम पेनल्टी, पेंडिंग कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा, प्लस 12% इंटरेस्ट भी देना होगा। तो अब मिनिमम जो 70% मिनिमम फंड है वो बेसिकली आपको एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन और वुमेन वेलफेयर के लिए यूज़ करना होगा। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में 10 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन है इन फंड्स में, वहाँ एक एंडोमेंट फंड जो है बनाया जाएगा। जो माइनिंग हो रही है तब तो ठीक है, लेकिन जब बंद हो गई बंद होने के बाद भी वहाँ पर लाइवलीहुड को सपोर्ट करेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे डीआरडीओ विल प्ले की रोल इन इंडियाज एयर डिफेंस राजनाथ। तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ फाउंडेशन डे पर कहा है कि जो सुदर्शन चक्र इनिशिएटिव है उसका डीआरडीओ मेन पिलर है। और सुदर्शन चक्र इनिशिएटिव एक एम्बिशियस एयर डिफेंस प्रोग्राम है। इस इनिशिएटिव के अंडर जो अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स हैं उसमें देश के जो भी क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं उसको एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें मॉडर्न वॉरफेयर में एयर डिफेंस की इंपॉर्टेंस दिखाई गई है, जहां डीआरडीओ के वेपन सिस्टम ने की रोल प्ले किया। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे फेसिंग क्रिटिसिज्म, लोकपाल स्क्रैप्स टेंडर टू बाई 7 BMW कार्स। तो यहाँ पे बेसिकली लोकपाल क्या है, लोकपाल भी एक इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिकली ऑफिसर्स, एमपीज, मिनिस्टर्स और पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ जो करप्शन कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट करती है। और लोकपाल एंड लोकायुक्त जो एक्ट आया था 2013 का, उसके बाद जो है एस्टेब्लिश किया गया था। जो अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था उसके बाद ही लाया गया था। तो बेसिकली इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक चेयरपर्सन होते हैं, मैक्सिमम जो है 8 मेंबर्स हो सकते हैं इसमें। तो मेंबर्स में कुछ जो है जुडिशियल होते हैं, कुछ नॉन जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। जैसे कि इसमें हाफ मेंबर्स जुडिशियल होते हैं और मिनिमम जो 50% जो मेंबर्स हैं वो दैट विल बी फ्रॉम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज एंड वुमेन्स।
तो यहाँ पे लोकपाल बेसिकली इन्वेस्टिगेट किन-किन को कर सकता है। ये लोकपाल इन्वेस्टिगेट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए, बी, सी, डी जॉब्स जो ऑफिसर्स होते हैं और जो भी ऑफिशियल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। न्यूज़ क्या है कि बेसिकली जो लोकपाल है उसने एक टेंडर निकाला था जिसमें कि 7 बीएमडब्ल्यू कार्स खरीदने की प्लानिंग थी लगभग 5 करोड़ रुपए की। तो ये टेंडर अक्टूबर 2025 में लाया गया था ताकि चेयरपर्सन और जो 6 मेंबर्स हैं उनको गाड़ी दी जा सके। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज़ और सिविल सोसाइटीज़ ने इस डिसीजन को शार्पली क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि इंटीग्रिटी के रखवाले ही जब लग्ज़री जो है चेज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है ये ऑर्डर टेंडर ऑफ़िशियली कैंसल कर दिया गया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स एंड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। तो इंडिया और पाकिस्तान ने अपने जितने भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनकी लिस्ट एक दूसरे को एक्सचेंज की, जो 1988 का बायलैटरल पैक्ट है उसके तहत होता है। और इस पैक्ट के मुताबिक जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे की एटॉमिक फैसिलिटीज़ पर अटैक नहीं कर सकते। और ये प्रैक्टिस पिछले 30 से ज़्यादा सालों से हर साल फॉलो की जा रही है, भले ही रिलेशंस टेंस हों या फिर फ्रीज़ क्यों ना हो। और इसके साथ-साथ दोनों बेसिकली कंट्रीज़ ने काउंसलर एग्रीमेंट के जो प्रिज़नर्स हैं, उनकी लिस्ट भी एक्सचेंज की, जिसमें पाकिस्तान की कस्टडी में 199 फिशरमैन और 58 सिविलियंस शामिल हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे 26 इंदौर वाटर सैंपल फाउंड कंटैमिनेटेड। तो इंदौर का जो बेसिकली यहाँ पे पूरा एरिया है, वहाँ पर पानी के जो सैंपल्स हैं उसकी टेस्टिंग में लगभग पता चला है कि 1/3 जो सैंपल है उसमें बैक्टीरियल कंटैमिनेशन मिला था। और पिछले 10 दिन में लगभग जो है 2,500 लोग जो है बीमार पड़ गए। जबकि जो है ऑफिशियल डेथ जो है वो टोल 4 बताया गया सिर्फ। तो लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 14 लोगों की इसमें डेथ भी हुई है। और यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुओ मोटो नोटिस लेकर मध्य प्रदेश चीफ सेक्रेटरी से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। और अथॉरिटीज़ ने जो सप्लाई है वो उसकी लाइन क्लीन करके लीकेजेस रिपेयर किए, क्लोरीन टैबलेट्स बाँटी और लोगों को जो है पानी उबाल कर पीने की सलाह दी है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे फाइनेंशियल डोमिनेंस ओवर वाइफ कैन नॉट क्वालिफाई एज़ क्रुएल्टी सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है सिर्फ़ हस्बैंड का फाइनेंशियल या मॉनेटरी डोमिनेंस दिखाना, अपनी वाइफ पर पैसे का कंट्रोल रखना, अपने आप में क्रुएलिटी नहीं माना जा सकता, जब तक कोई क्लियर मेंटल या फिर फिज़िकल हार्म प्रूव ना हो। तो कोर्ट ने बेसिकली एक डॉरी हरासमेंट केस जो है क्वैश करते हुए कहा कि वाइफ के जो आरोप हैं जैसे कि हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस एक्सेल शीट में बनाना, मेंटेन करवाना या पति का जो है अपने पेरेंट्स को पैसा भेजना या फिर वेट लॉस का प्रेशर देना वाइफ को, ये सब डेली वियर एंड टियर ऑफ मैरिज के एग्जांपल्स हो सकते हैं पर क्रिमिनल केस वो नहीं हो सकते। और कोर्ट ने वार्न किया कि जो क्रिमिनल लॉ पर्सनल वेंडेटा सेटल करने का टूल नहीं बनना चाहिए। और क्रुएलिटी तभी प्रूव होती है जब कोई स्पेसिफिक रिपीटेड एक्ट क्लियरली जो है उसमें दिखाई दे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन टू प्लाई बिटवीन गुवाहाटी एंड कोलकाता। तो यहाँ रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया कि पीएम मोदी ने इस महीने जो है पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे, और जो कि गुवाहाटी टू कोलकाता रूट पर चलेगी। और उनका कहना ये भी है कि इंडिया का जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है, वो बेसिकली अगस्त 2027 से फेज्ड मैनर में ओपन होगा, जिसे मुंबई टू अहमदाबाद ट्रैवल में सिर्फ जिससे कि 2 घंटे लगेंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट ट्रांसजेंडर मेन फेस व्हेन दे एक्सेस हेल्थ केयर। तो यहाँ पे बोलते हैं कि तमिलनाडु को अक्सर ट्रांस फ्रेंडली स्टेट जो है माना जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ट्रांस मेन और जो जेंडर डाइवर्स जो असाइंड फीमेल एट बर्थ जैसे लोगों के लिए हेल्थ केयर लेना अभी भी बहुत टफ है। हॉस्पिटल्स में उन्हें अक्सर जज किया जाता है, मिस जेंडर या इग्नोर या रिफ्यूज कर दिया जाता है। तो स्टोरी में बताते हैं कि एक मनोहर हैं, उनका केस बताया गया जो कि जेंडर अफर्मिंग ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, पर डॉक्टर्स ने उन्हें देखकर कहा कि अगर तुम ट्रांस मैन हो तो लड़की जैसे क्यों दिखते हो। और मतलब डॉक्टर्स उनकी आइडेंटिटी जो है वो को कपड़ों और अपीयरेंस से जज कर रहे थे। ट्रीटमेंट तभी उन्हें मिला जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लेके आए, उन्होंने दिखाया, जबकि हेल्थ केयर का एक्सेस जो है आइडेंटिटी प्रूफ पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रॉब्लम का मेन रीज़न क्या है कि डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग है में ट्रांस आइडेंटिटीज़ का नॉलेज वो कम है, और सिस्टम अभी भी सिर्फ मेल और फीमेल जो है बाइनरी माइंडसेट पर बेस्ड है। तो इवन जो नॉर्मल ट्रीटमेंट जैसे कि फीवर, इन्फेक्शन, ओपीडी विजिट में भी ट्रांस मैन को जो है अनकंफर्टेबल स्टेयर्स
अनकंफर्टेबल तरीके से देखते हैं, क्वेश्चंस या डिसरिस्पेक्ट जो है फेस करना पड़ता है। और हार्मोन थेरेपी की बात करते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन के केस में भी इश्यूज हैं। डॉक्टर्स इस केस में जो है गाइडेंस क्लियर नहीं देते, और गवर्नमेंट स्कीम्स में एडमिशन जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए जो है सर लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं जो ट्रांसमैन होते हैं, और गलत डोसेज होने की वजह से हार्ट, किडनी, डायबिटीज या फिर स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम भी ये बढ़ जाती है उनके लिए। तो कुछ डॉक्टर्स अननेसेसरी गेटकीपिंग भी करते हैं, जैसे कि सर्जरी के लिए साइकियाट्रिस्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं, और या फिर ये कहते हैं कि पहले बच्चा जो है वो आप पैदा करो फिर सर्जरी करेंगे। तो ये एक अप्रोच पैट्रियार्कल और अनएथिकल सोच है, और एक्टिविस्ट और डॉक्टर्स डिमांड कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और अवेयरनेस हो इस चीज़ के लिए, और क्लियर मेडिकल प्रोटोकॉल्स हों और गाइडलाइंस रहें। तो और भी ज़्यादा रिसर्च हो ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर पर, और हेल्थ केयर सिस्टम में जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंक्लूड किया जाए। तो थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है, गवर्नमेंट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स चला रही है, पर एक्टिविस्ट जो है कोर्ट में बेटर हेल्थ केयर राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे मैंडेटिंग स्टूडेंट प्रेजेंस इरेजिंग लर्निंग। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो लॉ स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं चाहे उनकी अटेंडेंस कम हो, मतलब रिजिड अटेंडेंस। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे द बोगी ऑफ इन्फिल्ट्रेटर्स इज रिजल्टिंग इन हेट क्राइम्स अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे बोलते हैं कि 2025 में के जो लास्ट वीक है उसमें अलग अलग स्टेट्स में जो है कुछ डेंजरस मॉब वायलेंस इंसिडेंट्स हुए, जहां माइग्रेंट्स को गलत तरीके से बांग्लादेशी या चाइनीज जो है फॉरेनर बोलकर अटैक किया गया, जबकि विक्टिम्स जो है वो इंडियन सिटीजन्स थे। और ये ट्रेंड बहुत ही वरिंग है, क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज, अपीयरेंस, रीजन और एक्सेंट के नाम पर बेसिस पर लोगों पर शक करके मॉब उन्हें मारपीट देता है या फिर लिंच कर देता है। तो केरला में बोलते हैं कि पलक्कड़ में राम नारायण बाघेल, ये बेसिकली छत्तीसगढ़ के माइग्रेंट वर्कर हैं, जिनको मॉब ने पहले आइडेंटिटी उनकी पूछी, बांग्लादेशी हो क्या पूछा, और फिर उन्हें लिंच कर दिया गया। और केरला जहाँ पर एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, वहाँ पर ऐसा हुआ, और तो वहाँ पे ऐसा इंसिडेंट एक सीरियस ब्लॉट है। और उड़ीसा में इसी तरह जो है संबलपुर में जुएल शेख जो वेस्ट बंगाल के वर्कर हैं उनको इल्लीगल बांग्लादेशी बोलकर मॉब ने मार डाला, और 2 दिन बाद ही बंगाली स्पीकर वेंडर पर भी अटैक हुआ। तो देहरादून में भी जो त्रिपुरा का स्टूडेंट है एंजल चकमा, उसको चाइनीज़ कहकर रेशियल स्लर्स दिए गए, और जो है उसे बेसिकली मार दिया गया। और उस जो है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कई जगह अभी भी जो है आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये भी एक डीप सोशल प्रॉब्लम है। तो आर्टिकल का कहना है कि ये आइसोलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं, इंसिडेंट नहीं है, बल्कि सिमिलर मॉब जो इंटिमिडेशन और माइनॉरिटी टारगेटिंग के जो केसेस हैं बार-बार हो रहे हैं। पुलिस ने कुछ अरेस्ट किए हैं, लेकिन सिर्फ अरेस्ट काफ़ी नहीं है। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज और प्रिवेंटिव एक्शन वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आर्टिकल बेसिकली गवर्नमेंट को वार्न करता है कि कुछ पॉलिटिकल कैंपेन्स, स्पेशली इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटिव नैरेटिव्स जो हैं, मॉब्स को इनडायरेक्टली एम्बोल्डन करते हैं, एनकरेज करते हैं। और पॉलिटिकल लीडरशिप चाहे वो स्टेट हो या सेंटर, दोनों को क्लियर कहना होगा कि आइडेंटिटी बेस्ड जो सस्पिशन है, हेट वायलेंस और मॉब अटैक्स बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और रूल ऑफ लॉ, डिग्निटी और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन को स्ट्रिक्ट तरीके से एनफोर्स करना होगा, वरना ये ट्रेंड और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इस आर्टिकल का ये मैसेज है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ पाइप्ड वाटर मस्ट बी चेक्ड एट डिलीवरी पॉइंट। तो यहाँ पे बोलते हैं कि आर्टिकल का मेन पॉइंट ये है कि पब्लिक हेल्थ का सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है या टेस्ट होता है कि वहाँ के जो गरीब और वल्नरेबल लोग हैं उनके पास कितनी हेल्थ हेल्थ एजुकेशन, क्लीन वाटर, एयर और जो वेल बीइंग है, ये सब चीज़ नीड्स उनके पास हैं या नहीं है। लेकिन इंदौर की रीसेंट ट्रेजेडी दिखाती है कि इंडिया इन एरियाज़ में भी काफ़ी पीछे है। तो इंदौर जिसे इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी जो है का अवार्ड बार-बार मिलता है, वहाँ म्युनिसिपल ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड निकला, जिसमें कि 2000 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए। 200 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, 32 लोग आईसीयू में हैं, और ऑफिशियल डेथ्स भी 4 हैं, अनऑफिशियल 14 हैं। तो ये एक सीरियस गवर्नमेंट फेलियर है। अथॉरिटीज़ ने ब्लेम गेम शुरू कर दिया। ये कह रहे हैं कि न्यू पाइपलाइन जो है का काम डिले हुआ, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि ऐसा क्राइसिस पहले ही प्रिवेंट होना चाहिए था। और ये मध्य प्रदेश में सेकंड वाटर रिलेटेड जो है इंसिडेंट हुआ है। इससे पहले भोपाल के पास जो वीआईटी कैंपस है उसमें स्टूडेंट्स को कंटामिनेटेड वाटर से जो है जॉन्डिस हुआ था। तो आर्टिकल का की मैसेज ये है कि जो म्युनिसिपल वाटर को हम सेफ सोर्स जो है वो मानते हैं,
पर अगर क्वालिटी चेक और जो मॉनिटरिंग वीक हो तो रिस्क बढ़ जाता है। एक्सेस टू वाटर तभी मीनिंगफुल है जब सेफ वाटर जो है इंश्योर हो। इंडिया में ऑलरेडी जो एयर पॉल्यूशन है हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। इस लिस्ट में अनसेफ वाटर वो नहीं जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन एडिटोरियल देता है कि स्टेट्स को इमीडिएटली वाटर क्वालिटी टेस्टिंग करनी चाहिए और जो सीवेज है या केमिकल कंटेमिनेशन चेक करना चाहिए और जो ओल्ड पाइपलाइन है उसको रिपेयर या रिप्लेस किया जाए और स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट होना चाहिए और जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी इसके लिए चलाए जाने चाहिए। तो इंदौर का इंसिडेंट एक वेकअप कॉल है। अगर वाटर सिस्टम इम्प्रूव नहीं किया गया तो ऐसे इंसिडेंट्स जो है आगे भी डेथ का रीजन बन सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाई डज इंडिया नीड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो बोलते हैं यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो है वो रियल है और इंडिया को अपनी फूड डिमांड पूरी करनी है। और जो हमारा पॉल्यूशन है, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, तो उसके साथ एग्रीकल्चर को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर भी आता है। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर ऐसी फार्मिंग है जिस बायोटेक्नोलॉजी, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, सॉइल माइक्रोबायोम स्टडीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स और जो जीनोम एडिटेड क्रॉप्स है इनका यूज़ करके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना एग्रीकल्चर की। पर जो केमिकल इनपुट्स हैं उन पर डिपेंडेंसी कम कम किया जाए। तो जीनोम एडिटेड जो क्रॉप्स हैं ये बेसिकली ड्रॉट रेजिस्टेंट होती हैं, हीट रेजिस्टेंट होती हैं, सैलिनिटी में भी ग्रो करती हैं, पेस्ट को टॉलरेट कर सकती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल बेसिकली लोकल क्लाइमेट और जो सॉइल डेटा का यूज़ करके लोकेशन स्पेसिफिक फार्मिंग एडवाइस कर सकती है। और इंडिया को क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि 51% जो फार्मलैंड है वो रेन फेड है, लेकिन वहीं पे जो है 40% जो फूड ये एरिया प्रोड्यूस करता है। मतलब ये एरिया जो है क्लाइमेट रिस्क के लिए हाईली वल्नरेबल है और ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स फ्यूचर क्लाइमेट स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया के काफ़ी इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए इंडिया ने, जैसे कि आईसीआर का निकरा प्रोग्राम 2011 का, जिसमें कि क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़, ज़ीरो टिल व्हीट, एरोबिक राइस, डायरेक्ट सीडिंग, क्रॉप रेजिड्यू इनकॉर्पोरेशन जैसी टेक्निक्स को 448 विलेजेस में इम्प्लीमेंट किया गया। और जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये रेन फेड प्रोडक्टिविटी, सॉइल हेल्थ और वाटर एफिशिएंसी पर फोकस करता है। और बायो ई3 पॉलिसी है, उसने भी जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन का की एरिया जो है उसे बनाया गया है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या-क्या हैं कि स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए अवेयरनेस, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस की काफ़ी कमी है। और जो बायो इनपुट्स हैं वो उनकी क्वालिटी काफ़ी अनइवन है। और जो क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स हैं या फिर जीनोम एडिटिंग एडॉप्शन, इनका एडॉप्शन काफ़ी स्लो है। और डिजिटल डिवाइड के कारण जो एआई के टूल्स हैं वो सब तक नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पे हम वे फॉरवर्ड में बोल सकते हैं कि क्लाइमेट जो टॉलरेंट सीड्स हैं और जो जीनोम एडिटेड क्रॉप्स का जो है फास्ट रोल आउट होना चाहिए। बायो इनपुट्स के स्ट्रॉन्ग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हों ताकि अनइवन क्वालिटी ना हो। स्मॉल फार्मर्स को डिजिटल एडवाइजरीज, क्रेडिट, क्रॉप इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। और एक नेशनल लेवल का जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर रोड मैप है जो बायोटेक्नोलॉजी और क्लाइमेट अडेप्टेशन को इंटीग्रेट करे। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। गोल होना चाहिए कि एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाया जाए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, पेइंग मस्क इरेशनल एक्सुबरेंस एंड इनइक्वालिटी। तो ये हमारे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है एक बार देख लेते हैं। ट्रिलियन डॉलर रिवॉर्ड प्लान के बारे में बात हो रही है। तो ये कि प्लान क्या है? ये प्लान बेसिकली टेस्ला कंपनी जो है उसने एलॉन मस्क के लिए स्पेशल पेमेंट प्लान बनाया है। और इस प्लान के हिसाब से मस्क को जो है तुरंत टेस्ला से पैसे नहीं मिलते। उन्हें तभी रिवॉर्ड मिलेगा जब टेस्ला जो कंपनी है वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़कर 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक लगभग पहुंच जाए और बहुत हाई बिजनेस टारगेट्स अचीव करे, जैसे मिलियंस ऑफ कार्स और रोबोट्स जो है बेचे। और ये सारे टारगेट्स जो है पूरे हो अगर हो जाते हैं तो मस्क को जो है टेस्ला के जो शेयर्स हैं वो मिलेंगे और उन शेयर्स की वैल्यू मिलाकर लगभग जो है 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। तो इसीलिए इनको ट्रिलियन डॉलर रिवॉर्ड प्लान या पे पैकेज कहा जा रहा है। तो ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि अगर ये प्लान जो है सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका रिजल्ट एक्सट्रीम वेल्थ इनइक्वालिटी होगा। क्योंकि इतनी बड़ी जो वेल्थ है वो एक ही इंसान के पास चली जाएगी
और ऐसे में जो पावर है वो डेमोक्रेसी के लिए रिस्की हो जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल जो पैसा है वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। और शेयर होल्डर है, वोटिंग सिस्टम बेसिकली थ्योरेटिकली डेमोक्रेटिक लगता है, पर प्रैक्टिकली लोग प्रॉफिट के लिए वोट देते हैं और जो एथिक्स और सोसाइटी के इम्पैक्ट को इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पर वेल्थ कंसंट्रेशन जो है वो होनी चाहिए, पर लिमिट में होनी चाहिए, और कॉर्पोरेट पावर को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कंट्रोल करना ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, फ्रॉम एनक्रोचमेंट टू लीगल ओनरशिप। तो इस आर्टिकल का मेन पॉइंट है कि जो हरियाणा है, हरियाणा ने जो 2024 और 25 में एक लॉ बदला, जिसमें कि विलेज का जो कॉमन लैंड है, वहाँ पर जो जिन लोगों ने कॉमन लैंड पर इल्लीगल पोसेशन किया है, उसे बेसिक वो लोग पेमेंट देकर प्राइवेट ओनरशिप में उसे कन्वर्ट कराने की परमिशन जो है दी जा सकती है। तो सरकार का कहना है कि इससे लिटिगेशन कम होगा, पंचायत को पैसा मिलेगा और जो पुराने लैंड डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आर्टिकल कहता है कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन नहीं है, ये रूरल पावर स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करता है। कॉमन जो लैंड है हिस्टोरिकली गरीबों, लैंडलेस और दलित कम्युनिटीज़ के लिए लाइवलीहुड सेफ्टी नेट के लिए होता है। पर ग्राउंड रियलिटी में काफ़ी बार एनक्रोचमेंट जो है वो पावरफुल जो रिच लोग हैं, रिच फार्मर्स हैं या पॉलिटिकली कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप्स जो है उन्होंने किया है एनक्रोचमेंट। तो रिसर्च स्टडीज़ दिखाती हैं कि हरियाणा में काफ़ी सालों से दलित्स को जो कॉमन लैंड्स हैं उन पर लीगल राइट्स वो मिलने में बैरियर आते हैं। एनक्रोचमेंट अक्सर जो है पैट्रोनेज और ऑफिशियल सपोर्ट से होता रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं पेपर वर्क और जो बिडिंग में एडवांटेज ले लेते हैं। तो बोलते हैं कि अगर अगर लॉ ये कहता है कि जो पे करेगा वही लैंड का ओनर बन जाएगा, तो जो इल्लीगल पोसेशन है वो लीगल बन जाएगा और पावरफुल जो ग्रुप्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। इनइक्वालिटी और जो और भी ज़्यादा एंट्रेंस्ड हो सकती है। तो आर्टिकल सजेस्ट करता है कि सिस्टम में सेफगार्ड्स जो है होने चाहिए, जैसे कि प्रायोरिटी लैंडलेस और जो हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं उनको मिलनी चाहिए। सोशली इम्पैक्ट इम्पोर्टेंट जो कॉमन्स हैं उसको कन्वर्ट ना किया जाए प्राइवेट लैंड्स में, और जो ट्रांसपेरेंट वेरिफिकेशन हो, ऑडिट्स हो इसके लिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल और लीगल एड हो, प्रोसीड्स हैं उसको बेसिकली सोशल जस्टिस के पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे अरावलीज को लेके है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आज इंडिया में एक बड़ा डिबेट चल रहा है अरावली हिल्स को लेकर। एक साइड पर डिफेंस प्लानर का कहना है कि जो मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है उसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और सिक्योर सप्लाई चेन बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। दूसरी साइड जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स कहते हैं कि अरावलीज माइनिंग से ग्राउंड वाटर रिचार्ज, क्लाइमेट रेजिलियंस और डेजर्टिफिकेशन को रोकने में की रोल प्ले करता है, और माइनिंग से ये फ्रेजाइल इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो माइनिंग लीजेस हैं फ्रीज कर दिए और कहा कि पहले एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाया जाए। तो कोर्ट ने ये भी बोला कि जो कोर एरियाज हैं उस पर माइनिंग कम्प्लीटली बैन होनी चाहिए। सिर्फ जो लिमिटेड केसेस हैं उसमें स्ट्रैटेजिक या फिर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एग्जम्पशन दी जा सकती है। यहाँ पर किसके लिए? स्ट्रैटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। लेकिन क्रिटिक्स को डर ये है कि स्ट्रैटेजिक एग्जम्पशन जो ये दी गई है उसका मिसयूज हो सकता है, क्योंकि कई एनवायरमेंटल रूल्स और पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस वीक हो चुके हैं और कई अप्रूवल्स जो है ओपेक डिसीजन और पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के थ्रू दिए जा रहे हैं। तो आर्टिकल का मैसेज ये है कि अगर एग्जम्पशन जो है वो देनी है तो क्लियर रूल्स होने चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंट असेसमेंट होना चाहिए, वन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज़ हों, सेफर ऑल्टरनेटिव्स का प्रूफ ज़रूर होना चाहिए, वरना जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और क्लाइमेट जो गोल्स हैं बार बार क्लैश करते रहेंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, यूक्रेन कंडेम्स रशियन ड्रोन अटैक ऑन इट्स पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रशिया ने न्यू ईयर की रात यूक्रेन पर हैवी ड्रोन अटैक्स किए, जिसमें कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के कई रीजन्स में डैमेज हो गया। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के अकॉर्डिंग रशिया ने रात भर 200 से ज़्यादा अटैक्स ड्रोन से लॉन्च किए और एनर्जी फैसिलिटीज़ 7 रीजन्स में टारगेट की गई हैं उनकी। तो यूक्रेन का कहना है कि अटैक्स दिखाते हैं कि यूक्रेन को एयर डिफेंस सप्लाईज में डिले अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसके साथ-साथ यूक्रेन ने भी ड्रोन से रशिया की जो ऑयल रिफाइनरीज और एनर्जी फैसिलिटीज पर काउंटर स्ट्राइक्स किए। नेक्स्ट है यहाँ पे, बुल्गारिया अडॉप्ट्स द यूरो नियरली 20 ईयर्स आफ्टर जॉइनिंग यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे बुल्गारिया ने थर्सडे को ऑफिशियली यूरो करेंसी अडॉप्ट कर ली, और ये करके जो 21st वो मेंबर बना, यूरो जोन मेंबर बन गया। उसने अपनी जो पुरानी करेंसी है लेव उसको रिप्लेस कर दिया। तो यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन बेसिकली जो 27 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको मिलाकर जो है बना है, जो कि ट्रेड, इकोनॉमी, ट्रैवल, लॉ एंड कोऑपरेशन इन पर साथ-साथ काम करता है,
और ज़्यादातर जो यूरोपियन मेंबर कंट्रीज़ है सिंगल करेंसी यूरो का यूज़ करते हैं और इससे यूरो ज़ोन भी कहा जाता है। तो यूरो के अंदर काफ़ी जगह वीज़ा फ्री ट्रैवल भी है। कंट्रीज़ जो है मिलकर पीस, डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर जो है फ़ोकस करते हैं इसमें। ये हुआ क्यों? क्योंकि यूरोप में पहले काफ़ी वॉर्स हुए थे, तो इसके बाद कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि अगर हम लोग जो है ट्रेड और इकोनॉमी मिलकर काम करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट जो है कम होंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उन्होंने अपने सोल्जर्स नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को प्रेज़ किया है जो रशिया के साथ यूक्रेन में वॉर लड़ रहे हैं रशिया की साइड से। तो उन्होंने कहा इस पार्टनरशिप को इनविंसिबल अलायंस बोला और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से हज़ारों के संख्या में जो नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स हैं वहाँ पे रशिया में भेजे गए हैं। और एनालिस्ट कहते हैं कि जो इस हेल्प के बदले नॉर्थ कोरिया को प्रेज़, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और फूड और एनर्जी रशिया से मिल रही है। रूल कंपल्सरी नहीं होना चाहिए। कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स को डर है कि जो है इससे डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल का पॉइंट ये है कि लर्निंग को अब अटेंडेंस से मेज़र नहीं किया जा सकता। तो और जो है ऑथर क्या कहते हैं कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में अटेंडेंस एक कंट्रोल और सर्विलेंस का टूल बन गया है। पुराने ज़माने की सोच थी कि जो स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती क्लास में बिठाओ, तभी पढ़ाई होगी। लेकिन रियल एजुकेशन जो है तब होता है जब स्टूडेंट इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी और जो मोटिवेशन से क्लास में आए, ना कि फ़ियर ऑफ पनिशमेंट की वजह से। तो वो कहते हैं कि अगर स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आ रहे, प्रॉब्लम स्टूडेंट में नहीं बल्कि टीचर की ट्रेनिंग में हो सकती है। तो टीचर को सोचना चाहिए मेरी क्लास इतनी एंगेजिंग क्यों नहीं है। तो ऑथर एग्जाम्पल देते हैं कि बड़े स्कॉलर्स और जो प्रोफेसर्स अपनी क्लास को इतना इंटरेस्टिंग बनाते थे कि स्टूडेंट खुद आना चाहते थे। मतलब जब क्लास एंगेजिंग होती है तो एब्सेंस जो है अपने आप इम्पॉसिबल हो जाता है बिना अटेंडेंस रूल के भी। तो वो बताते हैं कि अच्छे जो क्लासरूम्स होते हैं जहाँ पे डिस्कशन क्यूरियोसिटी और क्वेश्चनिंग और क्रिएटिविटी होती है, ना कि बेसिकली रॉट लर्निंग और नोट्स पढ़ाकर जो है लिखने वाला सिस्टम जो यहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट्स तब ज़्यादा सीखते हैं जब क्लासरूम्स में डायलॉग और एक्सप्लोरेशन स्पेस जो है दिया जाता है या फिर वो बन जाता है। तो आर्टिकल ये भी कहता है कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बेसिकली ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में हैं और जो रिजिड रूल्स हैं जहाँ पर उसी में फँस गई हैं और अटेंडेंस रूल बेसिकली एक तरह का कंट्रोल मैकेनिज़्म बन गया है जिससे कि स्टूडेंट की ऑटोनॉमी और जो थिंकिंग है वो वीक हो जाती है। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीज़न है कि लॉ स्टूडेंट्स बेसिकली अटेंडेंस कम होने पर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ लो अटेंडेंस के बेसिस पर उन्हें एग्ज़ाम देने से नहीं रोक सकती। यहाँ पे बोलते हैं कि ये डिसीज़न एक अपॉर्च्युनिटी है। अब टीचर्स को बेसिकली अपनी क्लासेस जो है एंगेजिंग बनाना पड़ेगा और एम्प्टी क्लासरूम्स जो रहेंगी तो वो पनिशमेंट नहीं है टीचर के लिए, बल्कि सिग्नल है कि टीचिंग को इम्प्रूव करो। और इस रूलिंग का मैसेज क्या है कि लर्निंग को जो है फ़ोर्स नहीं किया जा सकता और क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट को कल्टीवेट जो है करना होता है। यूनिवर्सिटी का असली रोल है कि थिंकर्स और क्रिएटिव माइंड्स डेवलप करना, सिर्फ प्रेजेंस काउंट करना नहीं है। तो एजुकेशन ट्रस्ट पर चलनी चाहिए, कोएर्जन पर नहीं, ऐसा इस पूरे आर्टिकल का मैसेज है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।